तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने इस बात का ऐलान किया कि जगदीप धनखड़ जो हैं एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान की जाट बिरादरी से आते हैं जगदीप धनखड़। राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस जाट समुदाय में उनकी अच्छी खासी पकड़ भी है। राजस्थान वो राज्य है जहां पर बीजेपी की निगाहें हमेशा से बनी रही हैं और लिहाजा कई पहलू इसके निकाले जाएंगे जब इसका विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो यही, जगदीप धनखड़ एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि राजस्थान की जाट बिरादरी से आते हैं। राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि कानून, सियासत, सियासी दांवपेच, ये तमाम चीजों को बखूबी समझते हैं। किसान पुत्र के तौर पर जेपी नड्डा ने इनका जिक्र किया। हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी, श्री जगदीप धनखड़ जी, ये वेस्ट बंगाल के अभी गवर्नर हैं और लगभग 30 साल, 3 दशक तक सार्वजनिक जीवन में इन्होंने काम किया है। धनखड़ जी एक साधारण परिवार से, किसान पुत्र, एग्रेरियन परिवार से, किसान की भूमि से आते हुए अपने जीवन में सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में और सामाजिक जीवन के रूप में देश की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी, श्री जगदीप धनखड़ जी, ये वेस्ट बंगाल के अभी गवर्नर हैं और लगभग 30 साल, 3 दशक तक सार्वजनिक जीवन में इन्होंने काम किया है। धनखड़ जी एक साधारण परिवार से, किसान पुत्र, एग्रेरियन परिवार से, किसान की भूमि से आते हुए अपने जीवन में सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में और सामाजिक जीवन के रूप में देश की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी, श्री जगदीप धनखड़ जी, ये वेस्ट बंगाल के अभी गवर्नर हैं और लगभग 30 साल, 3 दशक तक सार्वजनिक जीवन में इन्होंने काम किया है। धनखड़ जी एक साधारण परिवार से, किसान पुत्र, एग्रेरियन परिवार से, किसान की भूमि से आते हुए अपने जीवन में सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अनुपम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हिमांशु, मैं आपके पास आऊंगा। जगदीप धनखड़ का नाम जो सामने आया, क्या ये सरप्राइजिंग है या फिर ये सरप्राइजिंग नहीं था, इसकी सुगबुगाहट थी? और इसके साथ ही राजस्थान से वो ताल्लुक रखते हैं, जाट बिरादरी के हैं, जाट आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई थी, राजस्थान में चुनाव भी हैं। कैसे देख रहे हैं इस खबर का विश्लेषण, कैसे कर रहे हैं? देखिए शुभांकर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2024 और 22 और 23 के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको मद्देनजर रखते हुए उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। तो राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है और जाटलैंड अगर देखा जाए तो राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और थोड़ा मध्य प्रदेश का एरिया के अंदर जाटलैंड है। तो 4 स्टेट्स के अंदर एक अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो है जाट का। और दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ ने जिस तरीके से पिछले 2 साल के अंदर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ एक कदम उठाए और उनको लगातार कानूनी बाधाओं में बांध के रखा, ये उसका इनाम जो है जगदीप धनखड़ को मिला है। लेकिन जगदीप धनखड़ के लिए अगर कहा जाए तो आप देखिए कि जगदीप धनखड़ जो है 89 के अंदर
जनता दल से चुनकर आए थे और चंद्रशेखर की सरकार के अंदर वो मंत्री भी रहे थे और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी जो है उनके ऊपर थी। उसके बाद वो विधानसभा के अंदर चुनकर आए, 93 से 98 तक जो है वो विधायक रहे, तो कहीं ना कहीं झुंझुनू में पैदा हुए। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप देखें शुभांकर, तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो भी राजस्थान से आते हैं, कोटा से, और जगदीप धनखड़ झुंझुनू में पैदा हुए हैं, राजस्थान के अंदर उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की है और वकालत भी राजस्थान में की है। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा और लोकसभा के दोनों जो बिल्कुल इस बात का जिक्र भी आपने किया था कि इन चुनावों को ध्यान में रखा जाएगा। मैं आपके पास आऊंगा, एक बार अनुपम के पास चलते हैं। अनुपम, सोशल मीडिया पर तो लोग कह रहे हैं कि देखिए ममता बनर्जी आज बहुत खुश होंगी इस फैसले से। बड़ा परेशान किया था धनखड़ जी ने, कई सारे कानूनी दावपेच में लगातार फंसा के रखा था, सरकार उलझी हुई थी। जी शुभंकर, देखिए ये सोशल मीडिया पे तो लोग कह रहे हैं, लेकिन बात दरअसल पूरी तरह से उल्टी है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों को जो हमें खबर है कि काफी दुख भी है उनके जाने का। उसकी एक वजह जो है, और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि जगदीप धनखड़ अपना कार्यकाल पूरा किए बगैर यहां से जाएं। उसकी एक वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि पिछले 3 सालों से हमने जो देखा, जो प्रत्यक्ष रूप से जो हमें दिखाई दिया कि एक तनाव, एक तलखी, और ये जो तलखी थी काफी बड़ी तलखी के रूप में उभरी सामने आई। और हर बार जो ममता बनर्जी कदम उठाती थी उसकी खिलाफत जगदीप धनखड़ करते थे और ये मीडिया में सुर्खियों में रहता था। जगदीप धनखड़ सुबह उठकर ट्वीट करते थे, कभी न कभी, अक्सर ही, और वो ऐसे ट्वीट होते थे जो राज्य सरकार के जो भी पदक्षेप हैं, कदम हैं, उनके खिलाफ होते थे। चाहे वो पोस्ट पोल वायलेंस की घटना हो, उसको काफी मुखर किया राज्यपाल में। लेकिन इन सब के बीच एक बात ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को परोक्ष रूप से भी मालूम है, टीएमसी को भी मालूम है कि जगदीप धनखड़ के रहते यहां पर उनको काफी सहूलियतें भी थी। जो मुद्दे वो उठाना चाह रही थी वो उस तरीके से जगदीप धनखड़ के पास जाकर उठा सकती थी, एक्सेसिबल थे, और बदनाम भी हुए तो नाम हुआ। ये भी एक बात यहां पर सामने आ रही थी। और पिछले कई महीनों से जब भी हमने संपर्क किया टीएमसी से, और अगर इस विषय में बात हुई, तो एक बात भी क्या देखिए, अब आपने देखिए दोनों बातें कहते हैं। इसी को लेकर मेरा एक सवाल है कि सोशल मीडिया पर तो ब्लॉक कर दिया था, लेकिन क्या यहां उम्मीदवारी में समर्थन करेंगी ममता बनर्जी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि रिश्ते तल्ख थे लेकिन अच्छे भी थे। और साथ में एक सवाल और है, जब उनकी बंगाल में नियुक्ति हुई थी तो ये कहा जाता है कि बंगाल में मारवाड़ियों का अच्छा खासा प्रभाव है और जिस जगह से वो आते हैं वहां मारवाड़ी काफी थे। तो बंगाल के मद्देनजर अगर देखें तो इस उम्मीदवारी को लेकर क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप? जी देखिए, दो पहलुओं से मैं ये बात बताऊंगा, एक टीएमसी के पहलू से, एक बीजेपी के पहलू से भी बताना चाहूंगा। बीजेपी के पहलू से अगर बताऊं तो जगदीप धनखड़ जिस तरीके से काम उनका हो रहा था, उससे बीजेपी को, खासतौर पर आरएसएस से जुड़े लोगों को ये लग रहा था कि बंगाल में जो बीजेपी को काम करना चाहिए, जो सांगठनिक काम होता है, वो लेकिन कमजोर हो जा रहा है। उसकी बजाय वो जगदीप धनखड़ के जरिए ज्यादा मुखर तरीके से, अच्छे तरीके से हो रहा है। ये बात भी एक जो आरएसएस से जुड़े नेता थे उनको खल रही थी कि जो खासतौर पर बीजेपी पार्टी का जो काम है, संगठन का काम है, वो कमजोर हो रहा था। तो ये भी एक यहां पर मसला था। दूसरी बात थी कि टीएमसी के अगर नजरिए से हम बताएं तो टीएमसी को हमेशा से ही लगा कि जगदीप धनखड़ चाहे जितनी भी उनकी बुराई करें, चाहे जितनी भी उनमें तलखी हो, लेकिन जो परस्पर जो मीटिंग्स होती हैं, मैं आपको बताऊं, जगदीप धनखड़ अभी दिल्ली आने से पहले बागडोगरा में थे। वहां पर वो जीटीए का जो चुनाव हुआ था उसमें जो सभासद जीते थे उनको शपथ दिलाने गए थे। वहां पर ममता बनर्जी भी गई थी और ममता बनर्जी ठीक 2 दिन पहले जगदीप धनखड़ से वहां पर जाकर मिली हैं और लगभग 2 घंटे 35 मिनट तक जगदीप धनखड़ के साथ ममता बनर्जी की मीटिंग हुई है। तो 2 घंटे 35 मिनट तक, जाहिर है इसमें हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद थे, लेकिन सिर्फ चाय पर 2 घंटे 35 मिनट चर्चा नहीं होती है, काफी विषयों पर चर्चा हुई है। और ममता बनर्जी को जो हमें लग रहा है पहले से ये अनुमान भान हो गया था कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति अब मैं हिमांशु के पास जाऊं उससे पहले एक छोटा सा कमेंट आपसे, के सिलसिले में भी काफी बातें। जी अब हिमांशु के पास में जा रहा हूं, उससे पहले छोटा सा कमेंट, तो आप ट्विटर पर ब्लॉक कर देंगी ममता जी? अब तो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वो। अब मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि बंगाल से उनकी दूरी अब बढ़ जाएगी। हालांकि अब ममता की चिंता एक ही है कि उनके बदले में यहाँ कौन आ रहा है।